नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उस फिल्म की परतें खोलने जा रहे हैं जिसका कई लोगों को शिद्दत से इंतजार था, द कंजूरिंग लास्ट राइट्स। हाँ बिल्कुल। ये कंजूरिंग यूनिवर्स की 9वीं फिल्म है और जैसा नाम से ही लग रहा है, इसे एड और लॉरेन वॉरेन की कहानी के आखिरी अध्याय के तौर पर पेश किया जा रहा है। वाकई एक पूरा दौर खत्म होता सा लग रहा है ना? बिल्कुल। वॉरेन दंपत्ति इस फ्रेंचाइजी की जान रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा ने इन किरदारों को जिस तरह से जिया है वो दर्शकों के जहन में बस गया है। हाँ। तो हाँ, उनके किरदारों को अलविदा कहना निश्चित रूप से कई प्रशंसकों के लिए एक भावनात्मक अनुभव होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये विदाई उतनी ही असरदार है जितनी उम्मीद की जा रही थी? और यही सवाल, बिल्कुल यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है। फिल्म 5 सितंबर 2025 को रिलीज हो चुकी है और हमने इसके इर्द गिर्द जो भी जानकारी मिली उसे खंगाला है। विभिन्न फिल्म समीक्षाएं, इंडस्ट्री न्यूज आर्टिकल्स, सोशल मीडिया पर दर्शकों की शुरुआती प्रतिक्रियाएं। हाँ। और फिल्म की पृष्ठभूमि से जुड़ी कुछ बातें भी। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि फिल्म अच्छी है या बुरी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि कंजूरिंग यूनिवर्स के बड़े कैनवस पर ये फिल्म कहाँ खड़ी होती है। अच्छा। आलोचकों ने इसके किन पहलुओं को सराहा और किन पर सवाल उठाए, दर्शकों का नजरिया इससे कितना अलग है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई वॉरेन गाथा का एक संतोषजनक समापन है या फिर ये संकेत है कि अब इस फ्रेंचाइजी में थोड़ी थकान आने लगी है। हाँ, फ्रेंचाइजी फटीग जिसे कहते हैं। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। पहले थोड़ी बुनियादी बातें साफ कर लें। ये कंजूरिंग यूनिवर्स की 9वीं फिल्म है और चौथी मुख्य कंजूरिंग फिल्म। सही। निर्देशन माइकल चेव्स ने किया है, जो पहले द कर्स ऑफ ला लोरोना और द कंजूरिंग द डेविल मेड मी डू इट भी बना चुके हैं। और जैसा हमने कहा, इसे एड और लोरेन वॉरेन की कहानी के ग्रैंड फिनाले के तौर पे मार्केट किया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये फिल्म पिछली कंजूरिंग फिल्मों की तरह ही एक कथित वास्तविक घटना से प्रेरणा लेने का दावा करती है। हाँ, वो स्मर्ल हॉन्टिंग वाली बात। हाँ, स्मर्ल हॉन्टिंग। ये मामला 1986 के आसपास पेंसिल्वेनिया के वेस्ट पिट्सटन में सामने आया था। जैक और जेनेट स्मर्ल नाम के एक परिवार ने दावा किया कि उनके घर में बेहद हिंसक और परेशान करने वाली पैरानॉर्मल गतिविधियां हो रही हैं। अजीब आवाजें, चीजों का हिलना, यहाँ तक कि शारीरिक हमले भी। बाप रे। और वॉरेन दंपति इस केस की जांच में शामिल हुए थे, जैसा वो अक्सर ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में करते थे। हाँ, वो उनका काम ही था। हालांकि ये बताना भी जरूरी है शायद कि स्मर्ल हॉन्टिंग केस शुरू से ही काफी विवादास्पद रहा। बिल्कुल। कई संशयवादियों और जांचकर्ताओं ने परिवार के दावों पर सवाल उठाए थे और कुछ ने तो इसे पूरी तरह मनगढ़ंत भी बताया था। तो फिल्म इसी जटिल और कह सकते हैं विवादित पृष्ठभूमि से कहानी उठाती है। सही कहा। और ये जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फ्रेंचाइजी हमेशा सच्ची घटनाओं पर आधारित होने के टैगलाइन का इस्तेमाल करती आई है। हाँ, वो इनका यूएसपी रहा है। बिल्कुल, जो इसके आकर्षण का एक बड़ा हिस्सा रहा है। इस पर हम बाद में और बात करेंगे। बिल्कुल, लेकिन पहले जरा बॉक्स ऑफिस पर नजर डालें, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट्स तो बता रही हैं कि फिल्म ने आते ही धमाल मचा दिया है। हाँ, क्या आंकड़े हैं? पहले ही दिन करीब $34.5 मिलियन और वीकेंड का अनुमान लगभग $75 मिलियन के आसपास लगाया जा रहा था। वाह, ये आंकड़े तो जबरदस्त हैं। है ना? हाँ, ये आंकड़े दिखाते हैं कि कंजूरिंग नाम में अब भी बहुत दम है। ब्रांड लॉयल्टी साफ दिखती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास उभरता है। कहाँ पर? कि इतनी मजबूत ओपनिंग के बावजूद जब हम आलोचनात्मक प्रतिक्रिया देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। अच्छा। हाँ, ऐसा क्यों? क्या शुरुआती उत्साह समीक्षाओं से प्रभावित नहीं होता या देर से होता है? यही तो विश्लेषण का मजेदार हिस्सा है। चलिए पहले सकारात्मक पहलुओं पर बात करते हैं जो शायद दर्शकों को खींच रहे हैं। ठीक है। लगभग सभी समीक्षाओं में एक बात पर सहमति है, पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा का प्रदर्शन शानदार है, हमेशा की तरह। हाँ, उसमें तो कोई दो राय नहीं। एड और लॉरेन वॉरेन के तौर पर उनकी केमिस्ट्री, उनका आपसी विश्वास और उनकी दृढ़ता, जो इस फ्रेंचाइजी का भावनात्मक आधार रही है, वो इस फिल्म में भी चमकती है। और क्योंकि इसे उनकी विदाई के तौर पर देखा जा रहा है तो लगता है मेकर्स ने किरदारों के भावनात्मक पहलू पर खास जोर दिया है। हाँ, बिल्कुल। खासकर वॉरेन दंपति और उनकी ऑन स्क्रीन बेटी जूडी के बीच के रिश्ते को काफी संवेदनशीलता से दिखाया गया है, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, कई समीक्षकों ने माना कि फिल्म के ये भावनात्मक क्षण, खासकर अंत की ओर, काफी प्रभावी हैं और लंबे समय से जुड़े प्रशंसकों को जरूर पसंद आएंगे। ये सिर्फ डरावनी फिल्म नहीं, बल्कि किरदारों को अलविदा कहने का एक मौका भी है। सही। इसके अलावा कुछ आलोचकों ने फिल्म के माहौल और सिनेमैटोग्राफी की तारीफ की है। अच्छा।
उनका कहना है कि माइकल चेव्स एक खास तरह का एटमॉस्फेयर बनाने में माहिर है। वो धीमी गति से बढ़ता तनाव, छायाओं का खेल और वो बेचैन कर देने वाला एहसास कि कुछ बुरा होने वाला है। हाँ, वो मूड सेट करने वाली बात। हाँ, ये चीजें उन दर्शकों को अपील कर सकती हैं जो सिर्फ अचानक आने वाले डरावने पलों मतलब जंप स्केयर्स के बजाय एक गहरा मूड बेस्ड हॉरर को पसंद करते हैं। हाँ, कुछ समीक्षाओं में ये भी कहा गया कि फिल्म में डरावने पल बिखरे हुए हैं, लगातार नहीं आते। अच्छा, लेकिन जब आते हैं तो असर छोड़ते हैं। ये शायद चाउस की पिछली फिल्मों से थोड़ा अलग है, जहां जंप स्केयर्स ज्यादा थे। यहाँ माहौल पर ज्यादा ध्यान दिया गया है शायद। और एक और भावनात्मक पहलू जिसकी प्रशंसा हुई वो है डैन रिवेरा को दी गई श्रद्धांजलि। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा। डैन रिवेरा एक असली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जो एनाबेल गुड़िया वाले केस से जुड़े थे और जिनका हाल ही में निधन हो गया था। फिल्म के अंत में उन्हें याद करना फ्रेंचाइजी की जड़ों और वास्तविक जीवन के कनेक्शन को एक सम्मानजनक इशारा देता है। बिल्कुल, ये एक अच्छा टच है। हाँ, ये सब तो सकारात्मक बातें हुई, लेकिन जैसा आपने कहा था, तस्वीर मिली जुली है। हाँ, बिल्कुल। तो अब उन पहलुओं पर आते हैं जहां फिल्म आलोचना का शिकार हुई है। बिल्कुल, चलिए इसे खोलते हैं। सबसे आम शिकायतों में से एक है फिल्म की गति, पेसिंग। अच्छा, धीमी है। हाँ, खासकर पहले हिस्से की। कई आलोचकों ने लिखा कि मुख्य कहानी और हॉन्टिंग को रफ्तार पकड़ने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। एक समीक्षक ने तो यहाँ तक लिखा कि ऐसा महसूस हुआ जैसे पहले 40-50 मिनट किसी और फिल्म की तैयारी चल रही हो। ओहो। और वॉरेन दंपति कहानी में बहुत देर से लगभग मेहमान कलाकार की तरह दाखिल होते हैं। ये एक बड़ी समस्या हो सकती है, खासकर आजकल के दर्शकों के लिए जिनका अटेंशन स्पैन कम होता है। सही बात है। अगर फिल्म शुरुआत में ही बांध नहीं पाती तो दर्शक ऊब सकते हैं। हाँ, और अगर वॉरेन ही कहानी के केंद्र में देर से आएंगे तो ये वॉरेन की आखिरी कहानी वाली बात थोड़ी खोखली लग सकती है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी आलोचना है हॉरर ट्रोप्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, मतलब वो एक घिसे पिटे डरावने फॉर्मूले। हाँ, ये तो कंजूरिंग यूनिवर्स की कई फिल्मों पर आरोप लगता है। इसमें भी है। कई समीक्षाओं में इस बात का जिक्र है कि फिल्म में जंप स्केयर्स का इस्तेमाल बहुत अनुमानित, प्रिडिक्टेबल तरीके से किया गया है। वही सब शांत और फिर अचानक जोर का शोर वाला पैटर्न। इसके अलावा डरावने चेहरों का अचानक दिखना, चीजों का अपने आप हिलना। हाँ, मतलब वो सब जो हम 100 बार देख चुके हैं। बिल्कुल, ये सब चीजें दर्शक पहले भी कई बार देख चुके हैं। और यहीं पर वो फ्रेंचाइजी फटीग वाली बात आती है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, इसका मतलब है कि जब एक ही यूनिवर्स में इतनी सारी फिल्में स्पिन ऑफ्स बन जाते हैं तो कहानी कहने के तरीके, डराने के पैटर्न, यहाँ तक कि किरदारों के रिएक्शन भी दर्शकों को जाने पहचाने लगने लगते हैं। उनमें वो ताजगी नहीं रहती। बिल्कुल, वो नयापन नहीं रहता जो शुरुआती फिल्मों में था। आलोचकों का कहना है कि लास्ट राइड्स इस थकान का शिकार लगती है, कुछ नया या साहसिक करने से बचती है। हाँ, ये सुरक्षित खेलने वाली अप्रोच कई समीक्षाओं में नोट की गई है। ऐसा लगता है कि मेकर्स ने सोचा, चलो जो चल रहा है उसी फॉर्मूले पर टिके रहते हैं। हाँ, शायद रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और ये हमें एक और दिलचस्प आलोचना की ओर ले जाता है, फिल्म का टोन। मतलब कुछ समीक्षकों का मानना है कि फिल्म कई बार शुद्ध हॉरर के दायरे से निकलकर कैंपी जोन में चली जाती है। कैंपी? अच्छा, मतलब थोड़ी बनावटी या ओवर द टॉप। हाँ, कैंपी का मतलब है जरूरत से ज्यादा नाटकीयता, थोड़ी बनावटी एक्टिंग या ऐसे सीन जो इतने अतिरंजित हों कि डरावने लगने के बजाय थोड़े हास्यास्पद लगने लगें। ओहो, क्या इसका मतलब ये है कि फिल्म जानबूझकर ऐसा कर रही है, शायद अपने ही जॉनर का मजाक उड़ा रही है, या गलती से हो गया? ये कहना मुश्किल है, यही तो बहस है। कुछ आलोचकों को लगा कि ये शायद अनजाने में हुआ है, लिखते समय या बनाते समय, जबकि कुछ को लगा कि ये जानबूझकर किया गया एक स्टाइल चॉइस है, शायद फ्रेंचाइजी के अपने मिथकों पर एक आंख मारने जैसा। लेकिन नतीजा यह है कि जो दर्शक एक गंभीर, रोंगटे खड़े कर देने वाले हॉरर अनुभव की उम्मीद लेकर गए थे, उन्हें ये टोन थोड़ा अटपटा या असंगत लग सकता है। ये फिल्म को हॉरर कॉमेडी तो नहीं बनाता, लेकिन हाँ, हॉरर की गंभीरता को कम जरूर कर सकता है। समझ गए। तो एक तरफ वॉरेन दंपति का भावनात्मक कोर, दमदार प्रदर्शन और माहौल बनाने की कोशिश है, हाँ, तो दूसरी तरफ धीमी गति, पुराने डरावने तरीके और ये टोन को लेकर सवाल। बिल्कुल। इसी कश्मकश का नतीजा शायद हमें आलोचकों और आम दर्शकों की राय के अंतर में दिखता है। रॉटन टोमेटोज जैसे एग्रीगेटर साइट्स पर यह विभाजन साफ नजर आता है। कितना अंतर है? जहां आलोचकों का स्कोर लगभग 56% के आसपास है, वहीं दर्शकों का शुरुआती स्कोर 79% के करीब है। अरे वाह, ये तो काफी बड़ा अंतर है ना? बिल्कुल, ये विभाजन कई बातें बताता है।
पहली तो ये कि आम दर्शक, खासकर जो फ्रेंचाइजी के फैन हैं, हाँ, लॉयल फैंस। हाँ, वो शायद आलोचकों की तुलना में ज्यादा माफ करने वाले होते हैं। उनके लिए विल्सन और फार्मिगा को एड और लॉरेन के रूप में देखना, उनकी केमिस्ट्री महसूस करना और उन्हें अलविदा कहना ज्यादा मायने रखता है। हाँ, वो भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। वो धीमी गति या पुराने ट्रोप्स को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हो सकते हैं क्योंकि उन्हें किरदारों से भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है। ये तो एक पहलू हुआ, लेकिन क्या सभी दर्शक इतने खुश हैं? मैंने रेडिट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ कट्टर हॉरर फैंस की प्रतिक्रियाएं देखीं और वहां तस्वीर थोड़ी अलग है। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो लोग? जैसे एक यूजर ने लिखा, अभी फिल्म देखे निकला हूं और ये पूरी तरह से गड़बड़ थी। कहानी बिखरी हुई, डरावने पल जबरदस्ती के। मैं 90% समय बोर होता रहा। सच कहूं तो बीच में झपकी भी आ गई। ओहो, ये तो काफी कड़ा रिव्यू है। हाँ, ये दूसरी तरफ की कहानी है। जो दर्शक विशुद्ध हॉरर, नए और इनोवेटिव डराने के तरीके और तेज गति वाली कहानी की तलाश में थे, उन्हें निराशा हाथ लगी है। उनके लिए वॉरेन का भावनात्मक पहलू शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक असरदार हॉरर अनुभव। ये दिखाता है कि कंजूरिंग के दर्शक भी अब शायद बट गए हैं, एक वो जो किरदारों और यूनिवर्स के लिए आते हैं और दूसरे वो जो सिर्फ अच्छे हॉरर की तलाश में हैं। तो कुल मिलाकर ये फिल्म एक चौराहे पे खड़ी नजर आती है। ये वॉरेन दंपत्ति को विदाई तो देती है, लेकिन शायद उस शानदार तरीके से नहीं जिसकी कई लोगों को उम्मीद थी। सही कहा। अगर हम सार निकालें तो ताकतें हैं वॉरेन दंपत्ति का भावनात्मक केंद्र, विल्सन और फार्मिगा का हमेशा की तरह विश्वसनीय प्रदर्शन, फिल्म का मूड और माहौल बनाने की कोशिश, और वो डैन रिवेरा को दी गई श्रद्धांजलि। हाँ, ये चीजें फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों को संतुष्ट कर सकती हैं। और कमजोरियां क्या है? मुख्य कमजोरियां कमजोरियों में मुख्य हैं पहले हिस्से की धीमी और खिंची हुई गति, हॉरर ट्रोप्स और जंप स्केयर्स पर अत्यधिक और अनुमानित निर्भरता जो फ्रेंचाइजी फटीक का एहसास कराती है। हाँ, वो थका। और एक ऐसा टोन जो कुछ दर्शकों को कैंपी या असंगत लग सकता है, और इसी वजह से आलोचकों और दर्शकों के बीच वो स्पष्ट विभाजन दिख रहा है। तो संक्षेप में कहें तो द कंजूरिंग लास्ट राइट्स वॉरेन दंपत्ति के सफर का एक भावनात्मक लेकिन शायद त्रुटिपूर्ण अंत पेश करती है। इस मर्नल हॉन्टिंग जैसी वास्तविक घटना से प्रेरित होने का दावा तो करती है, लेकिन कहानी कहने में अपने आजमाए हुए सुरक्षित फॉर्मूले से ज्यादा भटकती नहीं है। सही। ये उन लोगों को पसंद आ सकती है जो किरदारों से जुड़े हैं, लेकिन शायद उन लोगों को निराश करे जो हॉरर जॉनरा में कुछ नया ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर आकर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर श्रोता खुद विचार कर सकते हैं। कौन सा सवाल? ये फिल्म और वास्तव में पूरी कंजूरिंग फ्रेंचाइजी मर्नल हॉन्टिंग जैसी वास्तविक जीवन की कथित पैरानॉर्मल घटनाओं पर आधारित होने का दावा करती है। हाँ, ऐसी घटनाएं जिनके बारे में अक्सर गंभीर विवाद और संदेह रहे हैं, जैसा कि हमारे स्रोतों में संशयों के हवाले से बताया भी गया है। हाँ, वो हमने बात की थी। तो सवाल यह है कि जब आप मनोरंजन के लिए ऐसी कहानियों को चुनते हैं, खासकर हॉरर जॉनरा में, तो वास्तविक जीवन के दावों, पीड़ितों अगर कोई हैं, और विवादों को चित्रित करने की नैतिक जिम्मेदारी क्या है? अच्छा, मतलब सिनेमाई रोमांस और नाटकीयता की जरूरत और वास्तविक घटना के प्रति संवेदनशीलता के बीच संतुलन कैसे साधा जाए? हाँ, बिल्कुल। खासकर जब फ्रेंचाइजी का पूरा आधार ही सच्ची घटनाओं पर आधारित होने पर टिका हो। ठीक यही। क्या ये अंतिम वॉरेन फिल्म उस विरासत और उस टैगलाइन के साथ न्याय करती है? क्या ये उन जटिल सवालों से जूझती है या उन्हें सिर्फ डरावने मनोरंजन के लिए एक पृष्ठभूमि की तरह इस्तेमाल करती है? स्मिरल हॉन्टिंग जैसे केस की विवादित प्रकृति को देखते हुए क्या फिल्म दर्शकों को उस विवाद के बारे में सोचने पर मजबूर करती है या उसे अनदेखा कर देती है? ये वो सवाल हैं जो इस फिल्म के विश्लेषण को सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर और समीक्षा स्कोर से आगे ले जाते हैं। ये वाकई गहरा विचार है। एक फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, वो अपने विषय के प्रति एक नजरिया भी पेश करती है। बिल्कुल। और जब विषय वास्तविक जीवन से जुड़ा हो तो ये नजरिया और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और दर्शकों के लिए ये सोचने का एक अच्छा बिंदु है कि वे इस तरह की फिल्मों से क्या उम्मीद करते हैं और मनोरंजन के नाम पर वास्तविक घटनाओं के किस तरह के चित्रण को स्वीकार करने को तैयार हैं। बहुत खूब। तो ये थे हमारी आज की गहन पड़ताल द कंजूरिंग लास्ट राइट्स को लेकर। हमने फिल्म के विभिन्न पहलुओं, उसकी आलोचनात्मक और दर्शकों की प्रतिक्रियाओं और उससे जुड़े कुछ बड़े सवालों को समझने की कोशिश की। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। उम्मीद है कि ये चर्चा हमारे श्रोताओं को फिल्म को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और स्रोतों के एक नए ढीर के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।